अच्छा, लास्ट लास्ट क्या पढ़ा था, लास्ट पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स अफेक्टिंग हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग हो गया था। उसके बाद लिखे ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल्स, पहला इन पीरियड देखना, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता है, जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता है, एटॉमिक साइज घटता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। देखो, अगर क्या बताना चाहता हूं, मान लो कि इधर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मान लो कि ऐसा है +10 किलो जूल है, लेट इट बी। इधर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा दैट विल बी 100 किलो जूल मान लिए। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा एच ईजी के वैल्यू बोलूंगा तो क्या होगा बताओ, दैट विल बी -10 किलो जूल। और इधर कितना होगा, -100 किलो जूल। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है दैट बिकम मोर नेगेटिव। क्या हम लोग बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव on moving left to right in period। अगर मैं ग्रुप में बात करूं, ऑन ग्रुप बात कर रहे हैं। जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो आपको पता है कि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। नंबर ऑफ सेल बढ़ने से क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घटेगा। मतलब अगर मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 100 किलो जूल है और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी -100 किलो जूल है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 10 हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये -10 किलो जूल हो गया। तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है, इंथैल्पी बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव on moving down the group, on moving down the group।
तो ये ट्रेंड हो गया। ट्रेंड के बाद एक्सेप्शन लिखे, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस के पहले क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चंस। एक्सेप्शन करने के पहले क्वेश्चन लिखे, अरेंज, अरेंज, अरेंज ग्रुप 2, हाँ रुक जाओ, अरेंज पीरियड 2 in the increasing order of electron affinity, in the increasing order of electron affinity। पीरियड 2 में कौन कौन सा एलिमेंट है? सर एक बार फिर से बताइए सर। हाँ, अरेंज पीरियड 2 एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पीरियड 2 में कौन कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तो हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इन सब एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अरेंज करना है। तो आपको क्या पता है, ट्रेंड क्या पता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ता है। हाँ बढ़ता है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो नोबेल गैस है इसका फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो नाइट्रोजन है ये हाफ फील्ड है, ये जो बेरिलियम है ये भी आपका एक तरह से फुलफिल्ड है। तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो कम होगा, क्या ये समझ में आता है बताओ? इन दोनों का इलेक्ट्रॉन हाँ सर। कम होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। का। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का होगा, कोई इसमें भी दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कार्बन का होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन का। फिर वहां पर यहाँ पर ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, ये सब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस हो जाएगा ना, ये सब माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, जब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, उसके बाद होना चाहिए बोरॉन का, बट होता है किसका? लिथियम का पहले होता है, फिर उसके बाद बोरॉन का होता है। ये बात ध्यान रखना है। क्यों ऐसा हुआ, इसका लॉजिक कोई उनसे पूछेगा, देखो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो क्या होगा? ऐसा हो जाएगा, देखो 1s2 2s2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पहले लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s1 था, बट इलेक्ट्रॉन जब गेन किया तो ये क्या हो गया? ये फुलफिल्ड हो गया, फुलफिल्ड हो गया, इसलिए इसका ज्यादा हो गया। और बोरॉन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या होगा? दैट इज 1s2 2s2 2p 2p2, ऐसा होगा ना? हाँ सर। हाँ, इसका तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बढ़ गया थोड़ा। अब यहाँ पर देखो, उसके बाद इस ऑर्डर में ध्यान रखिएगा, उसके बाद बेरिलियम का होता है, उसके बाद नाइट्रोजन का होता है, और सबसे कम नोबेल गैसेस का होता है। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, नियॉन, फिर नाइट्रोजन और ये बेरिलियम।
सर क्यों हुआ उसका कोई रीजन नहीं? देखो यहाँ पर तो इन तीनों पर इतना हम बोल सकते हैं, इन तीनों का कम होगा और नियॉन का सबसे कम होगा। इन दोनों को तो ध्यान ही रखना पड़ेगा आपको। ओ सर हाँ। ठीक है सर। बट बहुत ये कुछ, सर ये हाफ फील्ड है। हाँ ये सब तो हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला है, इसलिए कम हो गया। इन सब का तो एक ऑर्डर में समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ ये लॉजिक मैं दिया आपको। चलो ये हो गया, समझ गया, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन लिख लीजिए, एक्सेप्शंस। अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछ दें, विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल, बी बी माइनस और एल आई माइनस, क्या बोलोगे? विच वन इज मोर स्टेबल? Li minus. एल आई माइनस। एल आई माइनस का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी माइनस। क्यों? इसके पीछे लॉजिक अभी थोड़ा देर पहले ही देख लिया था। Fulfilled electron ये configuration. फुलफिल्ड हो हो गया जाएगा। और ये तो ऐसा कुछ हुआ 1:2, Partially filled होगा. हाँ पार्सली फिल्ड होगा 2p2। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन में चलते हैं थोड़ा। एक पहला चीज तो ये ध्यान रखोगे, नोबल गैसेस का, नोबल गैसेस का और हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला का, हाफ फील्ड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है या तो 0 होता है और या तो नेगेटिव होता है। अगर हम नेगेटिव होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन के इंथैल्पी के टर्म्स में बात करूं तो या तो ये 0 होगा या तो ये पॉजिटिव होगा। क्यों होता है? क्योंकि ये सबका पहले से ही ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉन ऐड करने से अनस्टेबिलिटी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एनर्जी बढ़ जाता है सिस्टम का। पहला बात ये ध्यान रखोगे। दूसरा ध्यान रखना है, ये पीरियड 2 का एलिमेंट है, ये पीरियड 3 का एलिमेंट है, ये आपके पास है ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17। इन सब एलिमेंट में क्या ध्यान रखना है, इसमें क्या है, कार्बन है, सिलिकॉन है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर और इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन। इसमें ऐसा है कि थर्ड पीरियड वाला का लॉजिक से देखा जाए, लॉजिक से देखा जाए तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए क्लोरीन से, डाउन द ग्रुप जाने पर घटता है। लॉजिक से देखा जाए तो ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए सल्फर से, डाउन द ग्रुप जाने पर घटता है, बट ऐसा नहीं है। तो ये ऐसा क्यों नहीं है, इसको समझना है। इसको समझने के लिए यहाँ पर समझिए, ये फ्लोरीन जो है छोटा साइज का, स्मॉल साइज का एलिमेंट है, ये जो क्लोरीन है ये बड़ा साइज का एलिमेंट है, क्लोरीन बड़ा साइज का एलिमेंट है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ना, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है। जब इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो देयर विल बी मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, बट यहाँ पर क्या होगा, लेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ड्यू टू
बिगर साइज, बिगर साइज। तो यही सेम लॉजिक इसमें भी लगेगा। सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा, लेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, मोर एनर्जी रिलीज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होगा ना आसानी से आ जाएगा। सर हाँ सर वो जो पीरियड 2 एंड पीरियड 3 जो लिखा है वो सर किसका क्या है? वो सर कट गया था एक बार। अच्छा, पीरियड 2 पीरियड 3 ना, हाँ। ये हम लोग जानते हैं ये पीरियड 2 में जो है ना कार्बन आता है ना, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। और पीरियड 3 में सिलिकॉन आता है, फास्फोरस आता है, सल्फर आता है, क्लोरीन आता है। तो ऐसा बोला गया है कि हमेशा थर्ड पीरियड वाला का उसके करस्पॉन्डिंग सेकेंड पीरियड से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि ये सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट का साइज छोटा होता है। तो साइज छोटा होने के कारण देयर इज मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। बट ये थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा, इसलिए यहाँ पर ज्यादा एनर्जी निकलेगा और पहला वाला केस में कम एनर्जी निकलेगा। चलो तो यहाँ पर लैंग्वेज फॉर्म में लिख लो, लिख लीजिए लैंग्वेज फॉर्म में। लिखिए फोर ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17, comma electron affinity of period 3 element, electron affinity of period 3 element is larger than period 2 element. Is larger than the period 2 element. Full stop. So incoming electron gets easily accommodated. Incoming electron gets easily accommodated in period 3 element. Period 3 element. इतना समझ में आ जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। सर इसलिए हाँ बोलो। सर ये ग्रुप 14 से ही क्यों दिखा जाता है, उसके पहले वाला ग्रुप में क्यों नहीं? उसका कोई कारण है? उसके पहले वाला ग्रुप में तो कोई ऐसा तो सर कारण नहीं है। साइज का डिफरेंस कम हो जाए। क्या 5 तक? सर साइज का डिफरेंस कम हो जाए तो जिसमें रिपल्सन कम हो जाए उसमें हो तो जो होगा। ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। इन सब एलिमेंट में जैसे एक्चुअली हुआ क्या ये समझो। जब हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फ्लोरीन ये सब देखे ना, तो इन सब में देखने में हम ऐसा पाए, इन सब में कोई इरेगुलरिटी नहीं आया। डाउन द ग्रुप जाने पर घटता रहा, तो हम लोग कोई दिमाग नहीं लगाए। बट इन सब एलिमेंट में एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में हम इरेगुलरिटी देखे तो उसके पीछे हम दिमाग लगाना शुरू कर दिए, और दिमाग लगाने पर ये लॉजिक पता चला साइंटिस्ट लोग को। ठीक, इसके पहले क्यों कोई इरेगुलरिटी ही नहीं है तो क्यों हम उतना ज्यादा सोचेंगे? इसलिए एक एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस रहता है कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। ये क्वेश्चन मोस्टली रहता है।
तो उसका रीजन लिख दे, समझ में आ गया कि ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन there is more electron repulsions, but in case of chlorine, due to its bigger size, electron gets easily accommodated, and the electron gets easily accommodated. So there is more electron affinity in case of chlorine as compared to fluorine. अच्छा, ये पूछे हम आपसे क्वेश्चन से कि पूरे पीरियोडिक टेबल्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम किसका होता है? मिनिमम सीजियम का। मिनिमम किस? हाँ, सीजियम का, ये बताए थे सीजियम का। इसलिए सीजियम को फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज किया जाता है। और ये हम बोलेंगे ना, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। क्या मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है? इसी तरह बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे मैक्सिमम किसका होता है? हीलियम का। हीलियम। अच्छा, हीलियम का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हीलियम का सबसे मिनिमम होगा। और यार अभी बताया फ्लोरीन का कम होता है, फ्लोरीन का ज्यादा होता है। सर किसका ज्यादा होगा? हीलियम फ्लोरीन होगा। अरे यार, क्लोरीन। हीलियम का तो 0 होता है। ओ सर, हाँ सॉरी क्लोरीन का। हाँ, फ्लोरीन का भी नहीं होगा तो कौन होगा? फ्लोरीन होगा। अभी तुरंत बताएं, फ्लोरीन का कम होता है क्लोरीन से, तो इसलिए बोलेंगे दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अगर मान लो कि कोई एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिनिमम है, तो दैट इज द मोस्ट अनरिएक्टिव गैसेस। और ये मेनली क्या होता है? नोबेल गैसेस होते हैं, इनर्ट गैसेस होते हैं। इनर्ट गैसेस का आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट 0 और नेगेटिव होता है, और उसको हम इनर्ट बोलते हैं। मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। उसके बाद देख, उसके बाद नेक्स्ट टर्म लिखे, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको EN से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसमें लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लिखिएगा, it is the tendency of an atom, it is the tendency of an atom, it is the tendency of an atom to attract, it is the tendency of an atom to attract the shared pair electron,
शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन towards itself in a covalently bonded in a covalently bonded molecules 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 लिख लिए। हम मान ले रहे हैं कि लेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ऐसा मान ले रहे हैं। अगर ए और बी के बीच कोवेलेंट बॉन्ड तो क्या होगा, अगर शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन बीच में है तो इसके ऊपर चार्ज 0 होगा और इसके ऊपर भी चार्ज 0 होगा। क्या समझ रहे हो? हाँ सर। अब क्या होगा, मैं बोल रहा हूं कि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बी से, तो क्या होगा, ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ए की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो ए क्या कर रहा है, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। It is the tendency of A to attract the shared pair of electron towards itself in a covalently bonded molecules. That is called electronegativity. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है समझ में आ गया। उसके बाद देखो, अब हमको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फर्क क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क क्या है, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है बताओ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक एलिमेंट में देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड में देखने को मिलती है। हाँ, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगा। तो ये लिख लीजिएगा, it is the property of isolated gaseous atoms. It is the property of isolated gaseous atom. It is the property of, इधर लिख लीजिएगा, it is the property of an atom in a covalent molecules. It is the property of an atom in covalent molecules. It is the property of an atom in covalently bonded molecules. Covalently bonded molecules. Covalently bonded molecules. तो ये समझिए, ये क्या, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या है, एक कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये
This is the property of isolated gaseous atoms. This is the property of an atom in a covalently bonded molecules. दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट जो होता है ना, दैट इज कुछ भी जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये सब कुछ एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल, किलो जूल पर मोल, ये सब यूनिट है इसका, बट इसका नो यूनिट, यूनिटलेस होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या है, कोई यूनिट नहीं है, देयर इज नो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका कोई यूनिट नहीं होता है, इट इज ओनली द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो ये डिफरेंस है। डिफरेंस समझने के बाद देखिए कि ये कौन कौन सा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला फैक्टर्स है जेड इफेक्टिव। तो क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव। दूसरा फैक्टर है दैट वन इज साइज। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। नेक्स्ट फैक्टर देखो, दैट इज चार्ज ऑन चार्ज। नेक्स्ट फैक्टर है दैट वन इज चार्ज ऑन केटाइन। लिख लीजिए, चार्ज ऑन केटाइन, चार्ज ऑन केटाइन। चार्ज ऑन केटाइन, चार्ज ऑन केटाइन। तो ये बताओ केटाइन के चार्ज पर कैसे डिपेंड करेगा, एनी आइडिया? कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा, बढ़ेगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज होने से क्या होता है, साइज छोटा होता है। साइज क्यों छोटा होता है, क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। जेड इफेक्टिव ज्यादा होने से क्या होगा, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और अट्रैक्ट करेगा। तो लिख लीजिएगा, हायर द चार्ज ऑन केटाइन, हायर द चार्ज ऑन केटाइन्स, comma, more will be Z effective, more will be Z effective, more will be Z effective, and higher electron and higher electronegativity and higher फिर से electronegativity. बोलिए। हाँ, more is the charge on cation, more is the charge on cation, higher will be, comma, higher will be Z effective, 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 and hence higher electronegativity, and hence higher electronegativity. तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन केटाइन, चार्ज ऑन केटाइन।
जैसे कुछ क्वेश्चंस ले लूं, Pb2 प्लस है और Pb4 प्लस है, तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा? Pb4 प्लस वाला। 4+। हाँ, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन अगर ले लूं, Mn2 प्लस Mn3 प्लस Mn प्लस 4 Mn प्लस 7, क्या ऑर्डर होगा? ये ऑर्डर। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Cr3 प्लस और Cr6 प्लस है, तो 6 प्लस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर इज दैट वन इज चार्ज ऑन एन आयन। चार्ज ऑन एन आयन, अनायन पर कैसे डिपेंड करेगा बताओ, एनी आइडिया? जितना एनायन का चार्ज बढ़ेगा उतना जेड इनका इफेक्टिव घटेगा, साइज Energy बढ़ेगा proportional. प्रोपोर्शनल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगा। बिल्कुल बिल्कुल, गुड। हायर विल बी द चार्ज ऑन एन आयन, जेड इफेक्टिव को जेड इफेक्टिव विल बी लोअर, और फाइनली द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी आल्सो लोअर। तो लिख लीजिएगा, हायर द चार्ज ऑन एन आयन, हायर द चार्ज ऑन एन आयन, हायर द चार्ज ऑन एन आयन, higher the charge on anion, lower will be its Z effective, and hence lower electronegativity। मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन एनायन क्या, electronegativity is inversely proportional to charge on anion। एनायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही कम। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, n-1 है, n-2 है और n-3 है। इसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो किसका होगा ज्यादा? इसका सबसे कम होगा। माइनस। जैसे O-1 है, O-2 है, तो किसका होगा ज्यादा? O-1 का। इसमें किसका होगा? O-1 और O+1, किसका ज्यादा होगा? O+1 का सबसे ज्यादा O+ होगा, का। फिर O का, और फिर O-1 का। तो चौथा फैक्टर हो गया। पांचवा फैक्टर लिखना है, दैट वन इज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट। तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है, उतना ही ज्यादा जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर फाउंड क्लोजर टू न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अगर नजदीक होगा तो उसका क्या होगा? Attraction इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ, अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा अगर तो आपका उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा। तो लिख लीजिएगा, हायर इज द परसेंटेज एस कैरेक्टर, हायर इज द परसेंटेज एस कैरेक्टर, higher is the percentage s characters, higher is the percentage s character, comma, The higher is the percentage. s character, यहाँ लिखा हुआ परसेंटेज s character,
higher is the percentage S character, comma, orbital will be more closer to nucleus. Orbital will be more closer to nucleus. Orbital will be more closer to nucleus. And more attractions of nucleus, more attraction of nucleus on electron present in that orbitals. More attraction of nucleus on that electron present. क्या मैं बोला? more attraction Present of in that nucleus. orbital. more attraction of electron in that orbitals. More attraction of nucleus on that electron present in that orbital, and hence more electronegativity, तो ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर्स। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर्स होगा, दैट ऑर्बिटल विल बी मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस के नजदीक होने के कारण न्यूक्लियस और उस ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उनके बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा मतलब क्या? फाइनली शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये ज्यादा खींचेगा। ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे मैं यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर लिख देता हूँ, यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp है, sp2 है और sp3 है। तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर और परसेंटेज पी कैरेक्टर बताना है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 50% 50% एस भी है, 50% पी है, क्योंकि एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बना कैसे होगा? एक एस और पी जब आपस में इंटरमिक्स हुआ होगा। इसमें कितना हो जाएगा? 33.3% और 66 पॉइंट जो भी 6%। इसमें क्या होगा? 25% और 75%। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा sp ऑर्बिटल्स का हो, और फिर sp2 का, और फिर आपका sp3 का। ये ध्यान रखना है। सर ये सर हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सर किसी कंपाउंड में देखने को मिलेगा? तो सर वो कंपाउंड में सर कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा? उस कंपाउंड में एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा ना। उस कंपाउंड, जिस कंपाउंड में देखेगा कि मेनली हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालते हैं बताओ? हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालते हैं? हाँ, कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, या कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होता है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन हम सेंट्रल एटम का सर हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, सेंट्रल एटम का। जैसे मीथेन हो गया, तो मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, समझा? हाँ। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो इसी तरह मान लो कि किसी और कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 हो गया, तो हम बोलेंगे कि sp2 वाला का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है sp3 वाला से। कंपेयर कर सकते हैं ना।
हाँ हाँ जैसे एक क्वेश्चन करा दूं आपको कि एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना है, तो थोड़ा बहुत अगर आपको पता है कि देखो जैसे ये आपका ये मॉलिक्यूल्स है, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना जानते हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसका। ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है ना उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन प्रेजेंट इन दिस सेकेंड मॉलिक्यूल्स, और इससे ज्यादा इसका होगा। हाँ सर। हाँ सर। और कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, दैट यू विल लर्न इन योर नेक्स्ट चैप्टर, दैट वन इज इन केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद लिख लीजिए ट्रेंड। तो यही 5 फैक्टर्स पर आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। फिर उसके बाद लिखिए ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल्स, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल्स, तो पहला लिख लीजिएगा इन पीरियड। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो एटॉमिक साइज घटता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, और फाइनली इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी बढ़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा इन ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रो नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव की अगर बात करें, चलो जेड इफेक्टिव, तो हम लोग साइज जो होगा, साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फाइनली घटेगा। इसके पहले एक चीज छूट गया था, यहाँ पर नोट में आप वो बात को लिख ले, पहले ये बताना भूल गए थे मैं। मतलब इसके पहले जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाए थे ना, उसमें पॉइंट मैं भूल गया था, तो यहाँ पर आप नोट बनाकर उसको लिख ले। जैसे अगर मैं बोलूं कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, अगर आपको ग्रुप 17 वाला का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है तो क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा किसका होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? क्लोरीन। क्लोरीन का, क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। अगर मैं ग्रुप 16 में बोल दूं, ग्रुप 16 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताइए, तो ये ध्यान रखना है एक्सपेरिमेंटल डाटा, सबसे ज्यादा किसका होगा, सल्फर का, फिर सल्फर, सेलेनियम, सिलिकॉन। टेलुरियम, और फिर लास्टली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इस ग्रुप में सबसे कम होता है, ध्यान रखना। ये दूसरा फैक्ट आपको, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होता है अपने ग्रुप में। तीसरा बात ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं बताना भूल गया आपको, क्या कि जो मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 17 में किसका है बताओ? दैट इज आयोडीन का है। आयोडीन। इससे भी ज्यादा, ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 16।
दैट इज सल्फर। मतलब अगर इसका वैल्यू 50 है तो ये ग्रुप 16 का जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट जो सल्फर है, इसका 50 से भी कम होता है। समझ रहे हैं ये बात को? ये तीसरा बात ध्यान रखना है। तो ये तीनों पॉइंट छूट गया था वहां पर, तो मैं बताना आपको सही समझ। उसके बाद देखो क्या है। देखो ये नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 2 में यहीं पर लिख लीजिएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू को डिफरेंट स्केल के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो उनमें आपको कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको याद रखना है। क्या ऐसा उसको लिए एक टेक्निक बताए थे आपको, अगर याद हो, दैट इज फोन नकल, फोन नकल बियर, बियर इज पहलवान। पहलवान। ये बताए थे पहले भी, आई थिंक सो रिडॉक्स रिएक्शन में बता चुका हूँ। तो एफ और ये क्या है, ओ फ्लोरीन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, और फिर क्या है, इन दोनों से नाइट्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन से। ये कल से क्लोरीन, इन दोनों का सेम होता है। बियर मतलब ब्रोमीन, इस्क मतलब आयोडीन, सा मतलब सल्फर, और का मतलब कार्बन, इन तीनों का सेम होता है। पा से फॉस्फोरस, पहलवान से हाइड्रोजन, इन दोनों का सेम होता है। इन सब एलिमेंट का वैल्यू वाइज भी अगर बोल दूं तो इसका वैल्यू 3 ये 4 होता है, 4, इसका 3.5, इसका 3, इसका 2.8, इसका 2.5 और इसका 2.1। वैल्यू भी पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग वैल्यू भी याद रखना। दीज ऑल आर वैल्यूज बाय पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल से कैलकुलेट किया गया है सब। पॉलिंग स्केल एक होता है, वो क्या होता है, पॉलिंग स्केल का क्या फॉर्मूला होता है, इसको अगले क्लास में हम बताएंगे आपको। ये पॉलिंग स्केल्स, मूलिकन स्केल, ये सब क्या होता है, तो उसके बारे में चर्चा करना है, और इसका एप्लीकेशंस के बारे में भी चर्चा करना है कि क्या क्या एप्लीकेशंस है, ये सब जो पढ़ाए ना उसका एप्लीकेशंस क्या है। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।